पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ सिर्फ चुनाव की राजनीति नहीं बल्कि बदलते दौर और फैसलों के असर की कहानी रही है। कभी यहाँ सालों तक वामपंथी यानी कम्युनिस्ट सरकार का दबदबा रहा, लेकिन समय के साथ कई जगहों पर दंगों, राजनीतिक भेदभाव और हिंसा के आरोपों से परेशान होकर लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। इन्हीं हालात और बढ़ते असंतोष के बीच एक नई आवाज उभरी, माँ माटी मानुस का नारा। सीताराम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रुथ विद तनिष्क। फिर बदलाव आया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सरकार संभाली। ममता बनर्जी ने इसी माटी मानुस के मॉडल के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। जहां कन्याश्री प्रकल्प 2013 में शुरू हुई और इसके तहत 18-19 वर्ष की अविवाहित छात्राओं को हर साल आर्थिक सहायता और 25,000 की राशि दी जाती है ताकि बाल विवाह रोका जा सके और उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिले। हालांकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, हिंदू मुस्लिम के आधार पर पक्षपात की राजनीति के आरोप और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे भी उठते रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका दिया। और अब उसी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तेजी से जगह बनाती नजर आ रही है। आज का बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां यह सिर्फ सरकार चुनने का सवाल नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का वक्त है। साल 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने लंबे समय से चल रही वामपंथी सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की। इसके साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और तब से लगातार राज्य की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। इन 15 सालों में टीएमसी सरकार ने खुद को माँ माटी मानुस के मॉडल पर स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ सरकार का मुख्य फोकस जन कल्याणकारी योजनाओं पर रहा। जैसे सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं, कन्याश्री प्रकल्प योजना 2013 लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने और बाल विवाह रोकने के लिए, छात्रवृत्ति योजना जिसे 2017 में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। दूसरी योजना लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं को हर महीने सीधी आर्थिक सहायता, 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी। स्वास्थ्य साथी योजना, 5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, लगभग पूरे राज्य की आबादी कवर। खाद्य साथी योजना, 8 करोड़ लोगों को 2 किलो पर अनाज। रूपाश्री योजना, बेटियों की शादी के लिए 25,000 की सहायता। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों और बिजली आपूर्ति में सुधार, शहरों खासकर कोलकाता का सौंदर्यीकरण, नए विश्वविद्यालय, कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना। इन योजनाओं के कारण खासकर महिलाओं और गरीब वर्ग के बीच सरकार की पकड़ मजबूत मानी जाती है। हालांकि दूसरी तरफ सत्ता की संरक्षण में पनप रहे गुंडों और भ्रष्टाचारियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भर्ती घोटाला और भ्रष्टाचार के मामले, बेरोजगारी और उद्योगों की कमी को लेकर सवाल, प्रशासनिक पारदर्शिता पे उठते मुद्दे, यानी 15 सालों में इन योजनाओं के जरिए समर्थन बढ़ा तो दूसरी तरफ विवाद और असंतोष लगातार लगा रहा। अब सवाल यह है कि क्या ये 15 साल का काम जनता को फिर से भरोसा दिला पाएगा या लोग बदलाव की ओर देखेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 18 सीटें जीतकर यह साफ कर दिया कि अब बंगाल की राजनीति में एक नई ताकत उभर चुकी है। एक तरफ यह बीजेपी की एक जीत थी तो दूसरी तरफ चुनावी टकराव और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। विपक्षी दलों ने और स्थानीय रिपोर्टों ने कई बार यह आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों और खासकर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों को राजनीतिक प्रताड़ना और हिंसा का सामना करना पड़ा। इससे बंगाल की राजनीति सिर्फ चुनाव का मुकाबला नहीं रही बल्कि ये विचारधारा, पहचान और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बनती चली गई। 2021 में आते आते बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्ष बन चुकी थी। 2021 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के इतिहास के सबसे चर्चित तनावपूर्ण चुनाव में गिना जाता है। पूरा चुनाव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई बन चुका था। जब नतीजे आए तो टीएमसी ने 213 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर खुद को राज्य की मुख्य विपक्षी ताकत साबित कर दिया। कई इलाकों से राजनीतिक हिंसा, हमलों और डर के माहौल की खबरें सामने आने लगी। उनके गुंडे कई जगहों पर लोगों के घर जलाने लगे। एक तरफ ममता बनर्जी की आंखों में जीत की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंगाल की माओ का रोने का शोर था। एक तरफ जीत की खुशी में मिठाइयां खिलाई जा रही थी तो दूसरी तरफ लोगों के चूल्हे उजाड़े जा रहे थे। सरकारें ऐसे ही नहीं गिरती, उनका अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वही सत्ता अपने बोझ तले खुद डूब जाती है। लेकिन 2026 की तस्वीर काफी अलग नजर आई। 2021 की घटनाओं के बाद इस बार चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से कहीं ज्यादा सख्ती दिखाई। संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई।
हर चरण की निगरानी को और मजबूत किया गया, बूथों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की गई। अगर 2021 को डर और दबाव का चुनाव कहा जाए तो 2026 को व्यवस्था और नियंत्रण का चुनाव कहा जा सकता है। इस बार लोगों ने ज्यादा खुलकर मतदान किया। सुरक्षा थी तो दूसरी तरफ आरोप। टीएमसी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए, सीआरपीएफ पर सवाल उठाए। अगर हम ये मान भी लें कि बीजेपी गुंडागर्दी करती है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या किया। सरेआम अभिषेक बनर्जी 4 तारीख रात 12 बजे लोगों को, खासकर होम मिनिस्टर को धमकी दे रहे थे, क्या ये सही था? আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सर फोड़ दिया गया। क्या ये सही था? जरा सोच के देखिए, सरकार जाने के बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ जी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। क्या इस बात का जवाब है किसी के पास? ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिल करके हमारे चंद्रोदा को गोली करके मर्डर किया, हत्या किया। सब आरोपों के बावजूद भी सीआरपीएफ के जवान डटे रहे। सलाम करता हूं उन फौजियों को जिन्होंने बंगाल को बचाया। लोग बोलते हैं देश को, प्रदेश को सरकारें चलाती हैं, देश को बचाते सिर्फ फौजी हैं। फिर रिजल्ट का दिन आया और बीजेपी जीत गई। शायद बीजेपी ना जीतती अगर ममता जी आपके कानों तक उस मां की चीखें गई होती जिनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आपको बीजेपी ने नहीं हराया है, आपको हराया है उन बेटियों की बद्दुआओं ने जिनका सिंदूर उजड़ गया इन राजनीतिक हिंसा में। जिन लोग मार रहा है, पास में बोला अभी तो 2-1 आदमी लोग बोलता है तुम्हारा लड़का पानी पानी करके इतना चिल्लाया, पानी पियेंगे, लेकिन मेरे लड़के को पानी भी नहीं दिया। बोल रहे तेरे मुंह में पेशाब कर देंगे, ऐसे बोल दिए। और किसी अच्छे शायर ने लिखा है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, उनका हक मत मार जिन्होंने तुझे चुना है। नहीं तो हाल हमने हिटलर का भी देखा है और किस्सा गद्दाफी का भी सुना है। तो इसी के साथ धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर आपकी क्या राय है, सोचिए समझिए और फिर कमेंट कर बताइए, क्योंकि आवाज वही मायने रखती है जो सोच कर उठाई जाए। इसलिए सोचना बंद मत कीजिए, क्योंकि वहीं से बदलाव शुरू होता है। धन्यवाद।